कल आपने राउल्ट के नियम की लिमिट्स तक पढ़ लिया था और राउल्ट के नियम की जो लिमिट्स हैं या यूं कह दीजिए कि राउल्ट का नियम कब लागू होता है, तो दो बिंदु बस केवल याद रखने हैं कि राउल्ट का नियम केवल धनु विलयनों पर लागू होता है, स्थानांतरण पर लागू नहीं होता। और दूसरी बात है कि उन विलेय पदार्थों पर लागू होता है जो वैद्युत अनअपघट्य होते हैं, अथवा यूं कह दीजिए कि जो विलायक में विलेय मिलाने पर इनका वियोजन अथवा संगुणन हो जाता है, उनके ऊपर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। इसके बाद अगला बिंदु स्टार्ट होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक किसे कहते हैं। अभी हमने पिछली पीडीएफ फाइल के अंदर हमने वाष्प दाब आपको बताया। कहा जाता है क्वथनांक की परिभाषा, वैसे तो एक लाइन की परिभाषा है कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। लेकिन है क्या? हम जानते हैं कि एक निश्चित ताप पर प्रत्येक द्रव का एक निश्चित वाष्प दाब होता है। जब द्रव के ताप को बढ़ाया जाता है या द्रव के ताप में जब वृद्धि की जाती है तो उसका वेपर प्रेशर वाष्प दाब भी बढ़ जाता है। यदि ताप में लगातार कंटिन्यूअस वृद्धि होती रहे तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और इसी ताप को उस द्रव का क्वथनांक, अथवा वही परिभाषा कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अब आप कहेंगे कि कैसे? हम जानते हैं कि हमारे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 100 में जब हम उसको केल्विन में बदल लें तो 273 जोड़ दिया, अथवा 373 डिग्री केल्विन है। इसका अर्थ है कि 373 डिग्री केल्विन अथवा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। हम ये भी जानते हैं कि किसी विलायक में विलेय घुलने पर उसके क्वथनांक में प्रोग्रेस होती है, वृद्धि होती है, और यही वृद्धि क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। उन्नयन से तात्पर्य हमारा वृद्धि से है। अब क्वथनांक में उन्नयन है क्या? अगला हेडिंग कहता है क्वथनांक में उन्नयन है क्या। अभी तक हम पहुंचे क्वथनांक पर कि किसी विलायक का वाष्प दाब किसी विलेय की उपस्थिति में कम हो जाता है, अतः किसी विलयन का वाष्प दाब उस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से जिसमें विलयन बनाया जाता है सदैव कम रहता है। अथवा हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी विलयन का क्वथनांक सदैव विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। किसी विलेय की उपस्थिति में विलायक के क्वथनांक में वृद्धि को, जो वृद्धि या प्रोग्रेस होती है, उसी को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, या वही वृद्धि क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। अब एक ग्राफ के माध्यम से स्पष्ट करना है कि आखिर वृद्धि होती कैसे। नीचे के ग्राफ की लाइन में हमने ताप लिया, ऊपर के ग्राफ की लाइन में हमने वाष्प दाब लिया, और हमने ताप टीवी ताप जो माना है वो हमारा विलायक का है, T1 जो है पहले विलयन का ताप है, T2 जो है वो हमारे दूसरे विलयन का ताप है। इसी प्रकार से हमारा वाष्प दाब जो सबसे ऊपर प्रदर्शित हो रहा है P, वो हमारा विलायक का वाष्प दाब है, P1 हमारे पहले विलयन का वाष्प दाब है और P2 हमारे दूसरे विलयन का वाष्प दाब है। अब हमने चित्र के माध्यम से आपको दिखाया है कि P जो है वो A से लेकर के कट करता है और इसका तापमान TB है। P2 जो है वो D पर कट करता है और इसका तापमान T1 है, और P2 का तापमान जो है वो हमारा
T2 आता है। अब क्वथनांक में उन्नयन को इस ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। शुद्ध विलायक विलयन 1, विलयन 2 के वाष्प दाबों का ताप के सापेक्ष हमने परिवर्तन दिखाया है। इस ग्राफ के माध्यम से स्पष्ट है कि शुद्ध विलायक बिंदु ए के संगत ताप टीबी पर उबलता है। जब इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, विलयन 1 ताप T1 पर, विलयन 2 ताप T2 पर उबलता है। इन तापों पर इनके वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाते हैं। अर्थात हम यूं भी कह सकते हैं कि T1 तथा T2 का मान Tb से अधिक है। अर्थात T2 is greater than T1 and T1 is greater than Tb। स्पष्ट है कि किसी विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से सदैव अधिक होता है, सदैव उच्च होता है। दो भिन्न विलयनों में T1 तथा T2 क्वथनांकों से स्पष्ट है कि विलयन की ये T1 तथा T2 से स्पष्ट है कि क्वथनांक का उन्नयन जो है वो विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। अर्थात अधिक सांद्रता वाले विलयन का क्वथनांक अधिक होगा और कम सांद्रता वाले विलयन का क्वथनांक कम होगा। अब मान लिया कि विलयन 1 के क्वथनांक में उन्नयन, विलयन का क्वथनांक T1, प्रथम विलयन का क्वथनांक T1 माइनस विलायक का क्वथनांक Tb बराबर हो गया डेल्टा Tb1। द्वितीय विलयन के लिए क्वथनांक में उन्नयन, द्वितीय विलयन का क्वथनांक T2 माइनस Tb विलायक का क्वथनांक बराबर हो गया Tb2। अब क्वथनांक के उन्नयन के लिए हम एक व्यंजक की उत्पत्ति करेंगे। तो क्वथनांक के उन्नयन के लिए जो व्यंजक की उत्पत्ति है वो हमारे चित्र के अनुसार, हमारे ग्राफ के अनुसार स्पष्ट है कि दो समरूप त्रिभुज बनकर तैयार हुए, एक ABD और दूसरा ACE। स्पष्ट है कि AB बटे AD और बराबर हो गया AD बटे A, अर्थात T1 बटे T1 माइनस TB बटे T2 माइनस TB बराबर हो गया P माइनस P1 बटे P माइनस P, जहां P अपने क्वथनांक TB पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, P1 विलयन 1 का ताप T1 पर वाष्प दाब है और P2 विलयन 2 का TB पर वाष्प दाब है। इन सभी मानों को समीकरण 1 में रख दिया तो आ गया डेल्टा TB1 बटे डेल्टा B2 बराबर डेल्टा P1 बटे डेल्टा P2। अर्थात स्पष्ट हो गया कि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB समानुपाती होता है डेल्टा P। अर्थात क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। अब है उन्नयन संबंधी नियम। कुछ बुक्स में इनको उन्नयन संबंधी राउल्ट के नियम के नाम से भी प्रदर्शित किया गया है। कहता है, पहला नियम कहता है कि किसी विलायक के क्वथनांक में उन्नयन विलेय की मोलर सांद्रता या विलेय के मोलर सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होता है। अब डेल्टा T जो है वो अनुक्रमानुपाती हो गया CM कंसंट्रेशन ऑफ मोलर, मोलर सांद्रता। समानुपाती का हमने चिन्ह हटा दिया तो हमारा डेल्टा T बराबर हो गया KCM। सभी मानों से हम परिचित हैं। डेल्टा T क्वथनांक में उन्नयन है, CM विलेय की मोलर सांद्रता है और K हमारा क्वथनांक स्थिरांक है। हम यूं भी कह सकते हैं
कि किसी अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ का क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन वही डेल्टा टीबी से प्रदर्शित किया है, विलेय की मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। मोललता, मोललता हमारी सांद्रता की एक यूनिट थी कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है, और इसको हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करके लाएंगे। तो ये हो गया डेल्टा टीबी समानुपाती m, डेल्टा टीबी बराबर केबी और m से प्रदर्शित हुआ। केबी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। नंबर दूसरा कहता है कि किसी विलायक की निश्चित मात्रा में यदि विभिन्न पदार्थों का समान अणुभार खुला हो तो प्रत्येक विलयन में क्वथनांक का उन्नयन एक समान होता है। तय है कि विलायक की निश्चित मात्रा है, विभिन्न पदार्थों का समान अणुभार, सम अणुभार खुला है, तो विलयन के क्वथनांक का उन्नयन भी एक समान होगा। मान लेते हैं कि किसी विलेय के स्मॉल w ग्राम को, इकाई देखिए स्मॉल w ग्राम को कैपिटल W ग्राम विलायक में घोलकर एक विलयन बनाया गया। यदि विलेय का अणुभार स्मॉल m से है या विलेय का अणुभार स्मॉल m है, तो विलेय के मूलों की संख्या बराबर हमारी विलेय का भार बटे अणुभार होती है, अर्थात स्मॉल w बटे स्मॉल m। यदि विलयन की सांद्रता विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के अणुओं के रूप में व्यक्त की जाती है तो उसकी मोलर सांद्रता Cm बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू 100 बटे कैपिटल W होता है। Cm मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता Cm जो आई है निकल करके, इस मोलर सांद्रता Cm का मान जो है वो प्रथम नियम समीकरण नंबर हम 1 में रखते हैं। तो समीकरण नंबर जब हम 1 में रखेंगे तो वही हमारा डेल्टा टी बराबर क्या था, KCm था। Cm का हमने मान रख दिया, तो डेल्टा टी बराबर आ गया हमारा K इंटू स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू 100 बटे W। अब हमें स्मॉल m निकालना है। स्मॉल m मतलब विलेय का अणुभार, तो हमने स्मॉल m बराबर लिख दिया 100 इंटू K इंटू छोटा w बटे डेल्टा टी इंटू बड़ा W। सभी अक्षरों से आप इस सूत्र में परिचित हैं। हमारा जो K है वो सबसे महत्वपूर्ण है। विलायक के 100 ग्राम के लिए आणविक उन्नयन स्थिरांक है। विलायक के 100 ग्राम के लिए आणविक उन्नयन स्थिरांक है। अब आणविक उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? इसको भी 1 नंबर में कई बार पूछा है कि आणविक उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। तो एक लाइन में तय हो गया कि किसी विलायक के 100 ग्राम में यदि वैद्युत अनअपघट्य का 1 ग्राम अणुभार अथवा 1 मोल खुला हो तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन या वृद्धि होता है या वृद्धि होती है उस विलायक का आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो इसके 2 फार्मूले हमारे निकल करके आए। एक तो आ गया कि विलेय का अणुभार बराबर 100 इंटू K इंटू छोटा w बटे डेल्टा टी इंटू बड़ा W। यहां K हो गया विलायक के 100 ग्राम के लिए आणविक उन्नयन स्थिरांक है। आगे की बात अगले वीडियो के माध्यम से आपको पुनः बताऊंगा। इसका एक मात्रक अभी और शेष है।